सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हमने देखा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के ये महफूज फैसला सुनाया जिसमें एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया और ये इख्तलाफी नोट सामने आया जनाब पंजाब इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं बाबर हसन भरवाना। अच्छा, अब वो जो हम देख रहे हैं कि इख्तलाफी नोट है वो इसमें उन्होंने मुत्तफ़िक की है फैसले से कि बर वक्त जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो जमा नहीं करवाई गई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, इससे वो इत्तफ़ा करते हैं, लेकिन उनकी ये सीटें किसी और जमात को अलॉट ना की जाएं, ये इख्तलाफी नोट उनकी जानिब से लिखा गया है। अब इस फैसले को हमारे पैनलिस्ट कैसे देख रहे हैं, दीगर मामलों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फैसले पर एक क्विकली टेक ले लेते हैं अपने पैनलिस्ट का। और मैं तारुफ करवा देती हूँ, आज हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए डॉक्टर दानिश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमें कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। लगारी साहब, आप बारहा ही कहते रहे हैं कि आप जानते थे, एंटिसिपेशन यही थी कि फ़ैसला नहीं आएगा, टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए कि मामलात उन्होंने तरजीही बुनियादों पर फहरिस्तें जमा नहीं करवाई थी, तो क्या कहेंगे इसके बाद अब क्या होगा? फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन का, इसी फैसले की तवक्को थी, लेकिन एक इख्तलाफी फैसला जो है बाबर भरवाना साहब का, उन्हें एक गेट खोल दिया है, दरवाज़ा खोल दिया है, खिड़की खोल दी है कि आप इस फैसले से रजू करें। और मेरे ख़्याल में पीटीआई जो जिसका नाम था असल पीटीआई और जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको उसकी सीटें मिलनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में जब प्रोसेस आगे जाएगा, कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो शायद ऐसा हो कि जब ये सुप्रीम कोर्ट एक मिसाल बना रही है, भुट्टो साहब का केस सुन रही है और उसमें यह भी कह रही है कि एक भी इख्तलाफी नोट आ जाता तब भी उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाना चाहिए था। असल में जब डाउट पैदा हो जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उस एग्रीव पार्टी को जाना चाहिए या जिस पार्टी का दावा है उसकी तरफ जाना चाहिए। उनका ये क्लेम था, ये बात दुरुस्त है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी और पीटीआई ने भी कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी। और हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी और इस प्लेटफॉर्म से भी हम कहते रहे, यार अपनी लिस्ट कम अज़ कम सामने तो लाएं ना, पब्लिक के सामने लाएं कि जनाब ये हमारी तरजीही लिस्ट है और हम चाहते हैं कि इस तरजीही लिस्ट के मुताबिक हमें सीटें दी जाएँ। ये तो आप पहले भी कर सकते थे, कम अज़ कम पब्लिक के सामने तो ले आते कि जनाब हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें ये सीटें दी जाएँ, कौमी असम्बली में भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी ये सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, इससे आपका नुकसान कौन सा हो जाएगा? अगर एक पार्टी की अददी अक्सरियत बढ़ गई तो कौन सा नुकसान होगा? मैं कहता हूं कि अपोजिशन का एक भरपूर किरदार बनता है और उसको उसका किरदार अदा करने दिया जाए ताकि हालात और बेहतरी की तरफ जाए। तो डॉक्टर साहब, अगर पीटीआई इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस सिलसिले में अगर रजू करती है अदालतों से तो किस हद तक रिलीफ मिलने की तवक्को है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने जो ये फैसला दिया है इसमें कहाँ आइन का कोई हवाला है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने आइन की आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन एक्ट 2017 के इन्होंने 104 का एक कोट किया है कि जनाब आली लिस्ट जमा नहीं हुई, तो 104 का 4 भी तो पढ़ें जिसमें उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टेड लिस्ट के बावजूद जो है वो आप बाद में उसे जमा किया जा सकता है, वो नहीं पढ़ा गया। देखिए, ये साफ तौर पर इसको डिले किया गया और ये आज से नहीं, इलेक्शन कमीशन ये एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन है, बन गया है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की बहुत बड़ी तंजीम है उस पहले ही ये कह चुकी है कि ये जानिबदारी कर रहे हैं। प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग और आफ्टर हलफ इन्होंने ये रिगिंग की है। बताइए कहाँ है आइन का वो आर्टिकल जिसके तहत आप ये इनका हक, आइन के आर्टिकल 51 में इनको एलोकेट किया जाता है और 18 और 19 में कहा गया है कि मुनसिफाना इलेक्शन कराया जाए इलेक्शन कमीशन, लेकिन सेनेट के सिर्फ सेनेट का इलेक्शन से इनको हटाने के लिए सदारती इलेक्शन से इनको हटाने, क्योंकि नेक टू नेक था सदारती इलेक्शन और इनके ये वोट सदारती इलेक्शन में
बहुत अहमियत के हामिल थे। दूसरा, सेनेट में इनकी अक्सरियत की तरफ जाते और फिर चेयरमैन सेनेट जो है वो नहीं आता मुखालिफ का। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखें, इस इलेक्शंस को मैं सिर्फ अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आपको आर्टिकल का कोट करता हूं। एक तो उसने साफ तौर पे इस जो वजीर आजम है, एज पाकिस्तान इंस्टॉल, इलेक्टेड नहीं, एज पाकिस्तान इंस्टॉल्स अ प्राइम मिनिस्टर द रोड हेड लुक्स रॉकी। और दूसरा उसने क्या लिखा है, जरा सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। उसने लिखा है कि पार्लियामेंट सिलेक्शन ऑफ शहबाज शरीफ फॉर अ सेकंड टर्म फॉलोज ए मंथ ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। द न्यू गवर्नमेंट फेसेस, अब सुनिए क्या फेसेस करेगी वो, द न्यू गवर्नमेंट फेसेस इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड लेजिटिमेसी। व्हाट डू यू मीन लेजिटिमेसी? यानी कानूनी हैसियत। तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया है इलेक्शन कमीशन ने। ये इनका फैसला यकीनन अदालतों में जाएगा और चैलेंज होगा और अदालतें इंसाफ करेंगी, क्योंकि ये आईनी फैसला नहीं है। और मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 18, 19 और 51 की सरन खिलाफवर्जी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स से एहतशाम साहब, वो तो तब तक गुजर जाएंगे ना। पहले ही फैसला इतना लेट सुनाया गया, जो वज़ीर आज़म वाला मामला थे वो तो गुजर गए। उसके बाद सदर वाला, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि वहाँ पे भी उनके जो वोट्स थे वो बड़े काउंट करते थे, बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था। देखें, अब परेशानी तो शुरू हो गई है ना पीटीआई के कैंप्स में और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और अली ज़फ़र साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि जी हम सदर के इलेक्शन को नहीं मानेंगे, ज़ाहिर है नेक्स्ट 10 तारीख को उसका इलेक्शन होना है। देखें, इसके दो पहलू हैं, एक आइनी पहलू है और एक सियासी पहलू है। हम ना देखें, आइनी पहलू के हवाले से तो बहुत सारे मेरा ख्याल है फॉर अगेंस्ट ओपिनियन है, जो रोज़ हम कहते रहे हैं। लगारी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया डे वन से ही कि जी एक लिस्ट देनी होती है आपको और फिर उस पर एक टाइम फ्रेम होता है, उसका वो नहीं किया। फिर दूसरा, सुन्नी इत्तेहाद के जो चीफ़ हैं अहमद रज़ा साहब, उन्होंने 26 तारीख को जो ख़त लिखा, वो मेरे पास पड़ा हुआ है ख़त, वो उनका लेट ख़त लिखा, जवाब लोगों ने पूछा क्यों नहीं दिया उसका। अच्छा, अब यह है कि वो कहा जा रहा है कि वो एक सीट से वो जीते हैं, वो भी आज़ाद इलेक्शन जीत के तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आए और फिर ये पीटीआई वाला जम अब करने वाला मामला हो गया। देखिए, अब ये तो फॉर अगेंस्ट ओपिनियन आएगी और देखा जाएगा कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन जो आप जिस तरफ इशारा करनी है ना, हाई कोर्ट है, उसमें आप देख लें जाएंगे पहले, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है, एक लंबा टाइम लग सकता है। मुझे माजी के किस्से याद हैं, इवन जो आप देख लें सूरी साहब 5 साल तक उनका इलेक्शन आपने देखा, वो सिर्फ लड़ा रहा, उन्होंने स्टे ऑर्डर पे बैठे रहे, 5 साल तक इसी तरह उन्होंने वक्त गुजार दिया था। मुझे याद आ रहा है उनका अपना एसएम ज़फ़र साहब मरहूम का उनका कहना, उनकी एक बड़ी किताब मशहूर है, डेफिनेटली दोस्तों ने भी पढ़ी होगी, मेरे मशहूर मुकदमे आमना। उसमें वो कहते हैं कि ज़ियाउल हक़ के ज़माने में एक मुकदमे में पेश हुआ, मुझे याद नहीं मुकदमा क्या था, वो कहते हैं मैं जीत गया। कहने का कुछ अरसे बाद वही मुकदमा आया और उसके मुझे अगेंस्ट मुझे वकील बनाया गया, कहते हैं मैं उसमें पेश हुआ, उसमें भी मैं जीत गया। तो देखें, ये तो अब डिपेंड करता है कि आप अपना हाउ यू प्रेजेंट योर केस लॉ और कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिरी बात यह है कि ये असाबी जंग है, ब्लिंक्स फर्स्ट। मेरा ख्याल है 9 मई जो है ना, 9 मई वो फैसला करेगा, उसके ऊपर आते कि नहीं आते। इरफानुल्लाह मरबत ने जो कह दिया है, मेरा ख्याल है वो आई ओपनर है कि वो कहते हैं काश हम अपना असम्बलियों से ना निकलते तो 9 मई नहीं होना था। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे जिसको कहते हैं फॉरन अगेंस्ट ओपिनियन इसके बारे में है। लेकिन फर्दर टाइम बिंग तो मेरा ख्याल है इनके लिए मुश्किल है, सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने ऑलरेडी बंटवारा करके तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम उनको सीटें दे दी हैं। अब रह गया सवाल डिसेंटिंग नोट का, वो तो मानते तो हैं, लेकिन एक जब वो कहते हैं कि जी ये करने के लिए आपको आईनी तरमीम करनी होगी, अदरवाइज वो कहते हैं इन प्रिंसिपल उन्होंने भी इसको मुतफ़क़ तौर पर मंजूर किया। सही है। जुल्फ़िकार साहब, अब जिस तरह से मामला चल रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो असम्बली का माहौल है, फिर उसके बाद ये वाला फैसला ना, अब तो मज़ीद गर्मा गर्मी बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है पीटीआई भी इस मामले में बार बार बोलेगी कि उनको लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए, ये गर्मा गर्मी, ये सीट उनको मिल भी जाते, गर्मा गर्मी कम नहीं होनी थी, इसलिए कि पीटीआई और पीटीआई के लोगों ने, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि उन्होंने कोई शायद माजी से कोई सबक नहीं सीखा, कोई पॉलिटिकल उनका कोई वो नहीं है, वो उन्होंने शोर शराबा करना भी है और इन सीटें मिल भी जाती तब भी। तो अब आते हैं इस फैसले पर। इन फैसले के कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं। अगर आवाज़ मेरी आ रही है? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी शहजादा साहब। अच्छा, टेक्निकल इश्यूज देखें कि टेक्निकल इशू की तरफ इशारा एहतशाम साहब ने कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह को ही पकड़ें, हामिद रज़ा साहब को, कि आपने वो ख़त क्यों लिखा। उसमें आपने वो खुद ही अपने लिए एक मसला पैदा किया।
ये उसका वो है। सियासी पहलू बिल्कुल ये है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जी सियासत उनको जो है, जब कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल या कोई कमीशन अगर कोई फ़ैसला करती है तो वो टेक्निकल चीज़ों को देखती हैं, कानूनी चीज़ों को देखती हैं, उसमें वो ख्वाहिशात को नहीं देखती और उसमें सियासी मामलात को नहीं देखती। सियासी मामलात से बिल्कुल उनको सीटें देनी चाहिए थी, वो दरगुजर करना चाहिए था, ये अपनी जगह। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इतने डिले नहीं करना चाहिए था। ये जितने इवेंट्स थे उससे पहले फ़ैसला आप येस और नो जो भी हो जाता पहले ही हो जाता और वो कोर्ट्स में चले जाते। अब अगर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में अगर ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जाएगा तो सब कहेंगे वाह 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 जी क्या ज़बरदस्त फ़ैसला किया। अगर वो उसी को अपहेल्ड करेंगे फिर कहेंगे देखा ना ये तो वही करना था, बड़ा ज़्यादती हो गई, बड़ा जुल्म हो गया। बहरहाल ये इस मुल्क में काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जब आपके सामने एक चीज़ होता है, हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, हम कहते हैं कि ये तो बस फ़ैसला ऐसे ही इन्होंने कर दिया और ये तमाम चीज़ें ऐसे चल रही हैं। जी ओके, तो जो मामलात हैं अब देखते हैं कि कोर्ट में जाकर ये मामलात कहाँ पर पहुँचते हैं, क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन अगेन वही कि इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं, गर्मी जो असम्बली में बढ़ती चली जा रही है। आज नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। दूसरी जानिब ईवान में आज भी शदीद नारेबाजी और शोर शराबा देखने में आया, लेकिन साथ ही मिसाक़ मफाहमत की बातें भी होती हुई दिखाई दी। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से भी अफ़हाम तफ़हीम से मसाइल हल करने की बातें की जा रही हैं। जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने आज ये बात की कि जब मामला मुल्की सलामती का आएगा और मुल्की मफादात का आएगा तो हम सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने जिस तरह से जिक्र भी किया कि 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने भी अपोजिशन को मिसाक़ मफाहमत की दावत दी है। अब जब आज का सारा माहौल था जिसमें लोग एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि ऐसे एक नारेबाजी के माहौल में जब हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ही जानिब से अदम बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया जा रहा है, तो आखिर मसाइल का हल कैसे निकलेगा और मिसाक़ मफाहमत की जो बातें की जा रही हैं ये सियासी जमातें इस हवाले से कितनी संजीदा हैं। डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपका जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात कर दूं। हम यहाँ बोलते तो हैं लेकिन हम वो आर्टिकल या वो कानून कोड नहीं करते हैं और हम बहुत सारी बातें कर जाते हैं। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लेटर लिखा था, वो लेटर जो है वो आर्टिकल इलेक्शन एक्ट 2017 के 206 के तहत लिखा है और 206 में ज़रा पढ़ लें, उनका ख़त पढ़ लीजिए। इसका कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं है तो इसलिए जो 5 एक लिमिटेड नाम मांगे जाते हैं वो हम नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब माजरत के साथ उन्होंने ये कहा था कि हमें सीटें नहीं चाहिए। इत्तेहाद कौंसिल ने कहा था हमें सीटें नहीं चाहिए, मखसूस नशिस्तें। चले मेरी बात छोड़ दें, आप पढ़ लें 2006 आपके पास है ना, पढ़ लें 2006। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं पढ़ने पढ़ाने की तरफ नहीं आ रहा, मैं तो राइटिंग में जो लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ कि हमें चाहिए नहीं नशिस्तें। 2006 तो पढ़ लें, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। उसमें थोड़ा बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हमें सीटें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ वो लेटर आप पढ़ें ताकि लोगों को पता चले कि आप जो बात कर रहे हैं वो लेटर में है या नहीं है। पढ़े सर, पढ़े, मैं आपको मौका दे रहा हूँ अपना पूरा। मैंने 20 दफा पढ़ा, आप क्या बात कर रहे हैं? सर आप दोबारा पढ़ लें ना, पढ़ लें और 2 आर्टिकल 206 भी पढ़ लें, खुदा के लिए पढ़ लें, दोनों को पढ़ लें। की तो बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं तो उनकी तरफ से जो कहा गया था कि हमें नहीं चाहिए, उन्होंने फिर पब्लिक में भी ये बात आके कही थी कि हमने सीटें नहीं चाहिए हमें। पूरा टाइम आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास वो खत पड़ा है, पढ़ दें ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए ना। और आर्टिकल इलेक्शन एक्ट 2017 का 206 भी पढ़ लें जिसका रेफरेंस दिया गया है, तो मेरी भी इस्लाह हो जाए। डॉक्टर साहब लेट्स मूव पास्ट इट। हाँ, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, हम बात करते हैं, मैं उस आर्टिकल से तो डिसएग्री कर ही रहा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हम तो कोट कर रहे हैं भाई, कोट कर रहे हैं, कानून कोट कर रहे हैं, पढ़ दें आप ताकि पूरी गलत कोट कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, ये बहस आगे चलती रहेगी। मैं तो लेटर की बात कर रहा हूँ। एहतशाम साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ लेटर पढ़ दें सर, लेटर पढ़ देना, कहाँ लिखा हुआ है? मैं निकालता हूँ 20 को वक्फे में, हम लिस्ट जमा नहीं कराएंगे। चलिए डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। इस जो आपसे सवाल किया गया है कि इनटॉलरेंस जो हम देख रहे हैं, अगर आप नहीं बोलने देंगे तो फिर मैं बंद करता हूँ। नहीं सर, आप अपना पॉइंट रखें। वो मेरे मामले में बोला है उन्होंने और मैं उनसे कानूनी दलाइल मांग रहा हूँ, तो मेरा हक नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आर्टिकल डॉक्टर साहब आप ही तो मेरे मामले में बोल रहे हैं ना, तो मुझे जवाब देने का पूरा हक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता? आर्टिकल 206 पढ़ देना, पढ़ दे 206 और इनका खत पढ़ दे। होने दे, मैं पढ़ के मेरे ख्याल में आगे चलें। हम वक्त जाया कर रहे हैं, आगे चलें, छोड़ दें इस बात यहाँ पर किया जाएगा तो मैं टोकूंगा।
मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ, मैं तो आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। क्या मैं तो फैसला नहीं कर रहे हैं हम, भाई आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। दानिश साहब आप अपनी बात करें, छोड़ दें। आप एक गलत रेफरेंस दे रहे हैं तो पढ़े ना, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ आपको, आप बोले तो मैं पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी टाइम डू आई हैव टू रिपीट दिस डॉक्टर साहब, हाउ मेनी टाइम डू आई हैव टू रिपीट दिस? मैं जो आप आर्टिकल कोट कर रहे हैं मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ वो जो कह रहे हैं कि हमें सीटें नहीं चाहिए, ये कहा था उन्होंने, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने खत के अलावा भी कई जगह और भी बात की है ये वाली। सर आप खत पढ़ के तो सुनाएं। आप दो चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, दो चीजें गड़बड़ मत करें आप प्लीज। सर खुदा के लिए आप खत पढ़ के सुना दें, हमारी इस्लाह हो जाएगी। आप खत पढ़ के सुना दें, कहाँ लिखा है गलत आप बता दें। चलें ये और अगर आप नहीं पढ़ सकते खत तो फिर कोड मत करें, 206 पढ़ें और 206 पढ़ के दोबारा। अच्छा मेरी बात आमना एक सेकंड रुक जाएं, आप मेरी बात सुनेंगे गौर से डॉक्टर साहब? लेट मी स्पीक फॉर अ व्हाइल। एहतशाम साहब हवा में बात कर रहे हैं, ये आप हवा में बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनने पहले आप हवा में बात मत करें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं आर्टिकल कोट कर रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आर्टिकल आप गलत कोट कर रहे हैं? आप बात समझते ही नहीं है, अपनी बात दबाए चले जाते हैं। हम इस मामले को हम इस मामले को यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो अभी टॉपिक है उस हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जब किसी ने कोई बात की तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो उनकी राइट था। लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं इस प्रोग्राम में बैठा हूं और मेरे सामने इलेक्शन एक्ट 2017 का पॉइंट। यू हैव मेड योर पॉइंट। एहतशाम साहब ने भी उस पर बात कर ली। एग्जैक्टली अपना पॉइंट दूंगा ना जी, ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हमने बैठ के सुना। आपके प्रोग्राम से गलत मैसेज जाना चाहिए लोगों को। यहाँ लोग एक बहुत सारी बातें इन्होंने की कि फला ये हो गया। इन्होंने ही कहा था ना कि जनाब 91 का बी बताएं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में 91 का बी तो नहीं है, क्या मुझे उसकी इस्लाह नहीं करनी चाहिए? चलें, क्या मुझे लोग जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं 91 का बी मैंने आपको कोट करके बताया था इसहाक डार का। आप देखें, बात समझने की कोशिश क्या करें आप। इसहाक डार की मैंने आपको आगे डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया इस मामले पे, उनका पॉइंट भी आ गया। अगर हम इसी मामले को डिस्कस करते रहेंगे तो हमारे जो बाकी टॉपिक्स हैं, हमारे जो बाकी एनालिस्ट हैं, वो भी बात नहीं कर पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एहतशाम साहब ने भी कहा कि वो ये आर्टिकल ब्रेक में पढ़ लेंगे और फिर इस पे हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन काइंडली अभी हम आगे बढ़ते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मामला है, जो हम अदम बर्दाश्त, जो हमने असम्बली में माहौल की बात कर रहे हैं, इन सारी सिचुएशन में जो मिसाके मफाहमत की बात हो रही है, कितने संजीदा है हमारी सियासी जमातें इस हवाले से? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यार, आईनी और कानूनी पॉइंट को सामने रखते हुए। हमने आपको सुना, आपका पॉइंट भी सुन लिया, आपने अपना पॉइंट रख लिया, एहतशाम साहब ने भी रख लिया। वो कह रहे हैं कि ब्रेक में वो इस आर्टिकल से रिलेटेड ज़रूर पढ़ लेंगे, लेकिन आप एक दफ़ा आगे बढ़ें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी डॉक्टर साहब। जी, क्या पूछा है आपने? डॉक्टर साहब, अभी जो हम मिसाके मफाहमत की बातें जो हमारी सियासी जमातें कर तो रही हैं, लेकिन मिसाके मैं मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन से पहले आपको मिसाक नजर नहीं आता है। इलेक्शन में धांधली हो जाए, आप अवाम ताकत का सरचश्मा हैं, उन्होंने वोट दिया, वो फॉर्म 45 के तहत सीटें कहीं और हुई, अभी जो है वो आपके ये पूरे इलेक्शंस को पूरी दुनिया धांधली शुदा इलेक्शंस कह रही है। मैंने अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का पढ़ा है, मूडीज का पढ़ लें, फॉफिन का पढ़ लें, सारे लोगों ने इस इलेक्शंस को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पढ़ लें, पाकिस्तान बार काउंसिल को कोट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सियासी जमातों को कोट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल जो लोग ऑब्जर्वर थे उनको कोट कर रहा हूँ, अमेरिका और यूके को कोट कर रहा हूँ, सब नहीं कर। तो मुफाहमत आपको उस वक्त नजर आती है जब आप धांधली करके हुकूमत में आकर आप ये कहें कि अब आ जाओ मुफाहमत पे, तो ठीक है यार, इसके बाद मुफाहमत होनी चाहिए। 2018 में भी जब धांधली हुई और पीटीआई की हुकूमत बन गई तो कहा गया मुफाहमत कर लो। 2024 में पाकिस्तान की बदतरीन इलेक्शन हुआ है, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। अभी तो मैंने आपको ये कोट भी कर दिया, उसके बाद आप कहते हैं मुफाहमत हो जाए। भैया
आपने धांधली कर ली, आपने सीटें कब्जा कर ली, आपने इलेक्शन कर दिया, आपने रिजर्व सीट चढ़ ली, आपने सदारती इलेक्शन को एकतरफा कर दिया, आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को एकतरफा कर दिया, सेनेट से छीन लिया रिजर्व सीट, आईनी हक छीन लिया। उसके बाद आप कह रहे हैं मुफाहमत कर दो, तो मुझे बताइए कितना बर्दाश्त होगा किसी के ऊपर। जाहिर है लोग यही कहेंगे ना कि भाई आइए बैठकर पहले एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, यानी आपके जो एक्शंस हैं वो आपके साथ, जो आप वर्ड्स हैं उसके साथ कंप्लाई भी करने चाहिए। लगारी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो अभी मैं समझता हूँ कि मुफाहमत जो है वक्त की ज़रूरत है, अगर नहीं करेंगे तो एक खेल इसी तरह से चलता रहेगा। असल में तारीख के बदतरीन इलेक्शन पाकिस्तान में होते रहे हैं, ये पहला इलेक्शन नहीं है जो तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। इससे ज़्यादा तारीख का बदतरीन इलेक्शन जो था 2018 का इलेक्शन था, शर्मनाक इलेक्शन था, जिसमें लोगों के टिकट दिए हुए थे, उनको टिकट वापस करवा के और कहा गया था जाओ जीप में बैठ जाओ, जाओ अपने गले में जो है हरे और लाल रंग का पट्टा पहनो और जाओ अपना ऐलान कर दो फलां पार्टी में, और जाओ सराय सूबा महाल बना लो, फिर जाओ सराय सूबा महाल को जाकर वहाँ जम कर दो। उस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरह से बेरहमी से पार्टियों को कुचला जा रहा था और एक लाडले को उठाया जा रहा था, कंधे पर बिठाया जा रहा था। वो अफसोसनाक था, वही तारीख का अफसोसनाक था वो खेल। ये जो इस इलेक्शन से पहले वो बदतरीन इलेक्शन हो चुका था, फिर उसके बाद इस सिस्टम ने उसका बयानिया बनाया था। अब बहुत सी बातें खुलेंगी, जब ये चीज़ें खुलेंगी। 9 मई का जो है वो कहा जा रहा है कि जनाब 9 मई का जो है जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, तब पता चलेगा कि 9 मई के लिए, ये 9 मई को बनाने के लिए माहौल कैसे बनाया गया था, किसने साइफर इनके हवाले किया था कि जाइए और लहराइए जलसे आम में, ये जाकर इनके हवाले पता चलेगा, चीज़ें लोगों के सामने आएंगी, किसके हाथ से उठाकर ये यहाँ पर पहुँचे थे और कहाँ से जाकर उन्होंने लहराया था। भाई मुल्क किस तरह चलाए जाते हैं क्या इस तरह से? मैं कहता हूँ कि नहीं, सियासी पार्टियाँ हैं इस सारे ख़राब काम में, लेकिन जो इस सारे ख़राब काम कराने का असल इंस्ट्रूमेंट जो कराता है चीज़ों को, उनकी तरफ आप बात ही नहीं करते, कोई जा ही नहीं सकता, कोई वो करता नहीं है। कभी उसको उठा लिया, कभी उसको उठा लिया। और ये कि जनाब ये सीधी सीधी बात थी, मैंने मॉरली ये कहा है कि उनकी सीटें हैं तो उनको वो मिलना चाहिए, लेकिन क्या उन्हें अपनी लिस्टें देनी नहीं चाहिए थी? हम तो कल तक कह रहे हैं कि भाई अपनी लिस्टें लोगों के सामने तो लाओ ना कि ये हमारी ख़वातीन की लिस्टें हैं, ये हमारी अक़लियती की लिस्टें हैं, तो उनको सामने तो लाएं, लोगों के सामने, हमारे सामने तो लाएं कि जनाब कौमी असम्बली के लिए हमने इनको रिकमेंड किया है, खैबर पख्तूनख्वा के इनको किया है, पंजाब असम्बली के लिए इनको किया है। हमारे सामने तो कोई एक नाम आप तक नहीं है। और दोनों पार्टियां, चाहे वो PTI हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, दोनों खामोश हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। और हम आपस में इस बात पर तनाज़ा कर रहे हैं कि जनाब ये आइन के मुताबिक है, नहीं है। लेकिन कानूनी तकाजा तो ये मौजूद है कि जब आप अपना नॉमिनेशन से पहले, जब इलेक्शन के प्रोसेस से पहले आपको अपनी लिस्टें देनी पड़ती है और उनका ख़त मौजूद है कि जनाब हम नहीं देंगे, चूँकि वो हमारे पास ना हम लड़ा रहे हैं, ना हमारे पास खवातीन है, ना हम कोटे के मुताबिक कर रहे हैं, ना ही हम लिस्टें देंगे कि जो खवातीन के लिए फिर वो किस बात की लिस्ट मांग रहे हैं। इस मामले को छोड़ दें, इस पे ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ कि हमें चाहिए मुफाहमत जो है, मुफाहमत अगर नहीं करेंगे, अगर मुफाहमत नहीं करेंगे तो लड़ाई है आपकी चलती रहेगी। चलिए लेट्स सी कि ये सियासी जमातें रिकंसाइल करने के लिए कितनी संजीदा हैं। अब बाकी पैनलिस्ट से भी इस हवाले से राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो असम्बली का माहौल है, जो हम देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन, जब एक दूसरे की तकारीर को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वहाँ पे हमारी एक नॉइज़ी किस्म की सिचुएशन बनी हुई है असम्बली की। तो इस सारी सूरत हाल में रिकंसाइल कैसे की जाएगी? जब सियासी जमातें रिकंसाइल की बात करती हैं तो वो महज बातें ही हैं या इस पर अमल दरामद के लिए वो संजीदा भी हैं? शहजादा जुल्फ़िकार साहब का इस पर मैं टेक चाहूँगी। जी जुल्फ़िकार साहब। आप जी आमना, मेरे ख्याल में बेहतर हल यही है, एक सियासी माहौल है, सियासी माहौल को बरकरार रखना तमाम जमातों का फ़र्ज़ है और उनके कंधे पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आखिर असम्बली में आए तो सही ना, असम्बली में अगर ना आते एक अलग बात है, असम्बली में आए, उन्होंने हल्फ लिया और जिस तरह शोर शराबा और जिस तरह अलकाबात, मेरे ख्याल में ये ज़ेब नहीं देता किसी भी पार्टी को, चाहे ट्रेजरी बेंचेस पे कोई इस तरह की बात करें या किस तरह कोई किसी को कुछ अलकाबात कह रहा है, कोई उनके लीडर्स को कुछ कह रहा है, ये कब तक चलता रहेगा?
और बेहतर यही है किसी तरफ से भी पहल हो, चाहे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हो, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, अगर रिकन्सिलिएशन की बात करें, आगे मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर बनाना है। बाकी वो ज़ाहिर है उनकी जो तर्ज़ हुक्मरानी है उस पर 100 मरतबा जो है उनकी वो करते रहें, सारा कुछ ठीक है। अगर आप उसी चीज़ों को ले के आगे चलेंगे तो ये 5 साल 4 साल चाहिए जो भी हो, जो शक का इज़हार किया जा रहा है कि जी एक डाउट का कि 2 साल 3 साल जब भी आए या 5 साल इसी तरह चलता रहेगा क्या 9 मई का दोबारा से अदा किया जाएगा, दोबारा से इस तरह की चीज़ें होंगी? मेरे ख़्याल में बेहतर यही है कि लैंग्वेज हमारी पार्लिमानी होनी चाहिए, लैंग्वेज हमारी दुरुस्त होनी चाहिए, कोई मछली बाज़ार ना लगे, कोई चौक ना लगे कि चौक पर हम इस तरह जो है वो कर रहे हैं, जिस तरह मुजाहरा कर रहे होते हैं, ओए तराए ओए करके इस तरह बात करना। महज़ब हम अपने कारकुनों को हम किस तरह समझाएंगे? वक्त का तकाजा ये है कि चीज़ों को, अपने इख्तिलाफ को ज़रूर रखें, कतन गवर्नमेंट के पीछे ना जाएं आप, गवर्नमेंट के किसी चीज़ों को उस पर चेक रखें, बहुत चेक रखें, लेकिन इस तरीके से कि अपने सीटों से उठकर खड़े होकर ज़ोर से नारे लगाना, दूसरे को कोई अलकाबात दे दिया, ये ठीक नहीं है। आगे चल के कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, फिर ये कारकुनों तक जाएगी और फिर कारकुनों गुत्थम गुत्था माशरे में हम क्या मैसेज दे रहे हैं। इसका मतलब ये असम्बलियाँ और ये तमाम चीज़ें ये फिर बिल्कुल फजूल और डेमोक्रेसी बेकार की बातें, बस ठीक है, फिर आप चलते रहें, फिर जो भी कुछ होता है फिर आगे उसको लेके चलें। जी एहतशाम साहब, आप आगे क्या देख रहे हैं? ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ये सब बैठने के लिए तैयार हैं, बैठेंगे? जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे अरकान को, कारकुनान को गिरफ्तारियाँ भी इतनी बड़े पैमाने पर हुई, ये जो अभी रिसेंटली हमने देखा पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया, तो फिर ऐसे में रिकन्सिलिएशन ये आपको लगता है कि काबिल अमल है? देख, पहले तो हम ना लगारी साहब का शुक्रिया फॉर रेस्क्यूइंग मी, और दूसरी बात यह है कि जो आज आपने क्लिप दिखाया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, उसमें उन्होंने एक और बात भी की थी, काश आप वो भी दिखा देती, जिसमें उन्होंने कहा था कि भी जिस तरह तुम 2018 में जीते थे उसी तरह 2024 में तुम हारे हो। देखिए 1970 से लेके अब तक 11वां इलेक्शन है, 11-12वां मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवर किए हैं। 44 साल मुझे हो गए इस प्रोफेशन में, मेरा ख्याल है इतना ही टाइम लगारी साहब को हो गया, हम कोई प्रोफेशन के लेटर एंट्रेंट तो है नहीं है, सारी चीज़ें देखी हैं। सब इलेक्शन के बारे में यही कहा गया कि गलत है। 2013 का इलेक्शन तारीख की किताबों में सही लिखा जाएगा, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बना था तो उन्होंने कहा था कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई जब बानी पीटीआई केस लेके गए। तो बहरहाल पैड़ी है, अच्छी है, जैसी भी सुप्रीम कोर्ट है हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि जी ये आज का जो इलेक्शन है कि इस तरह के पहले इलेक्शन नहीं हुए। मेरा ख्याल है आज की सबसे अहम बात सामना क्या है कि आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब हल्फ लेने के लिए गए थे, आप देख लें पूरी एंटायर डिप्लोमेटिक कोर बैठी हुई थी, चाइनीज़ एम्बेसडर बैठे होते, अमेरिकन एम्बेसडर, यूरोपियन यूनियन के सारे बैठे होते। तो ये क्या है, लेजिटिमेसी तो वो दे रही है। बाकी लिखना लिखाना कोई फॉरेन अगेंस्ट कोई भी लिख सकता है, लिखना चाहिए जिसको भी है। हम तो ये आगू ही नहीं कर रहे कि जी जितने इलेक्शन हुए हैं कोई बड़े अच्छे हुए हैं, सब ही ऐसे हुए हैं। लिहाजा 2024 को कह देना कि जी ये हेवन से आया था या पता नहीं दोजख से आया था जिसने सब कुछ कर दिया, तो मेरा ख्याल है वो मेथड टू द मैडनेस होता है, उसमें हमें जाना चाहिए। अब सवाल अगला जो आप कर रही हैं, देखें अब पार्लियामेंट में क्या होगा, ये जितनी टफ ओपोजिशन मिलेगी शहबाज साहब को, उनको लग समझ आएगी, लेकिन उनके नंबर गेम पूरे हैं। उन्होंने कानून साजी आइन साजी करनी है, वो कर लिया करेंगे। वो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बानी पीटीआई की तरह आए रोज़ कहेंगे जी आरिफ अलवी साहब आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें। तारीख के सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किए थे। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM, उन सबको पता है उनके स्टेक्स बड़े हाई हैं, लिहाजा वो बैठ के काम करेंगे। और जो आज वो बात कर रहे हैं, अब दिल की हालत तो हम ना किसी को नहीं पता, आप क्या सोच रही, मैं क्या सोच रहा हूँ। आज जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं, रियलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, तो लगता है कि दे मीन बिजनेस के हालात वहाँ चले गए हैं। बाकी आप देख लें, मैं एक बात बता दूं बड़ा वाज़ेह तौर पे, अभी SIFC के बाद तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल बड़ा फॉर्मलाइज हो चुका है, लिहाजा ये याशियाँ करने की इजाज़त नहीं होगी जो हालात इतने ख़राब हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये लड़ाई झगड़ा रहेगा पार्लियामेंट के अंदर, ऐसे मामला रहेगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चीजें भी चलती रहेंगी, लेजिस्लेशन का वो करते रहेंगे। ओके, आपका पॉइंट आ गया इस पर। और जहां पर आप ये बोल रहे हैं कि अभी जो सारी सिचुएशन है, जैसे SIFC का आपने कहा कि एक बड़ा जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आप जो जिस तरह से खुले हाथ से हम कहते हैं कि सियासतदान आते हैं जब हुकूमतों में तो वो अयाशियाँ कर सकते हैं, तो वहीं पर हम जो मुआशी सूरत हाल है वहाँ पे देख रहे हैं कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि खुराक, दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत, इसके अलावा स्टेशनरी समेत कई अशिया पर 18% GST नाफिज करें।
और FBR GST की शरह मरबूत बनाए। अब याद रहे कि अगर IMF की तमाम सिफारिशात को मान लिया जाता है तो गंदम, चावल, दालें, स्टेशनरी अशिया और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं ये कई गुना बढ़ जाएंगी। अवाम पर मज़ीद 1300 अरब रुपए का बोझ पड़ने का खदशा है। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये कि नई हुकूमत मुल्क में महंगाई का नया तूफ़ान रोकने में कितनी कामयाब हो सकेगी और शहबाज हुकूमत इस बड़े मुआशी चैलेंज का सामना कैसे करेगी। डॉक्टर साहब, ये शहबाज स्पीड चलेगी ये सारी सूरत हाल में, जहाँ पर शहबाज साहब कल बहुत सी ऐसे रिलीफ देने की बातें कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि IMF का ये मुतालबा भी सामने आ गया। देखिए, यहाँ ये वाला सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि 9 मई के जो भी जिम्मेदार हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अदालतें मौजूद हैं, आज़ाद हैं और 9 मई का केस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, उसको अदालतों में जाना चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी जिस पर भी है, चाहे वो PTI के चेयरमैन हों या PTI के सारे लोग हों, उनको आप सज़ा दीजिए कानूनों और आइन के मुताबिक। और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उनका हक, उनका राइट उनको आइन और कानून के मुताबिक वो भी देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में अल जुल्फ़िकार तंजीम थी जिसने तैयारा हाईजैक किया था, ठीक है ना। इस मुल्क में ऐसे वाक़यात भी हुए हैं और अहम तरीन कराची के अहम तनसीबात पर हमले भी किए थे और बहुत बड़े बड़े ऐसे काम थे जो मुल्क दुश्मनी वाले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका ज़िम्मेदार करार दिया गया है। जो लोग उसके ज़िम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, की गई, और जो लोग ज़िम्मेदार नहीं थे वो पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो PTI अगर तंजीम दहशतगर्द है तो उसको बैन कर दें, बिल्कुल बैन कर दें। और अगर 9 मई में जो लोग जिम्मेदार हैं तो आप सजा क्यों नहीं देते हैं भाई? 9 मई के साथ ना जी बात करते थे, मुझे मई हो गया, जो मई, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हम आ गए हैं, तो सजा दीजिए ना भाई। कौन मना कर रहा है? बार बार उसकी को कोर्ट करने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं दें? और कौन कहता है कि पाकिस्तान में इससे पहले बड़े बड़े धमाके नहीं हुए हैं, फौज के खिलाफ बातें नहीं की गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े बड़े वो नहीं हुए, मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, दहशतगर्दी नहीं हुई है, मुल्क के तनसीबात पर हमले नहीं हुए, सब हुए। अब आइए आप देखिए, वजीर आजम ने अपने खिताब में बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने खिताब करते हुए ये सोचा नहीं कि मैं जो फ़र्द जुर्म आयद कर रहा हूँ कि जनाब बैरूनी कर्जा इतना हो गया, अंदरूनी कर्जा इतना हो गया, गर्दशी कर्जा इतना हो गया, महंगाई इतनी हो गई, आपके अफरात ज़र इतना हो गया, ट्रेड तजारती खसारा इतना हो गया, तो भैया ये आज से तो नहीं है। ये तो इन्होंने जो चार्जशीट किया है, ये जो फ़र्द जुर्म कल वज़ीर आज़म साहब ने आयद की है, वो 40 साल की उन हुकूमतों पे है जिनमें 3 साल PMLN की हुकूमत थी, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 1 दफ़ा PTI की हुकूमत थी, 1 दफ़ा परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और खुद 16 महीने की शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ये जो अफरात ज़र है, ये महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो बैरूनी कर्जा है, ये जो अंदरूनी कर्जा है, ये गर्दिशी कर्जा है, क्या ये 2018-21 में ही सिर्फ हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ है? तो चुनांचे वजीर आजम साहब ने एक लिहाज से अपनी हुकूमत समेत उन तमाम हुकूमतों को 40 साल में थी उन्होंने, तो अब आप आ रहे हैं हुकूमत करने के लिए। PTI पीपल्स पार्टी ने अहम आईनी ओहदे लेकर आपको हुकूमत दे दी है। इधर 140A की आइन साजी की बात की जा रही है जिसमें तकरीबन 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब पहले ही दुनिया को बता रहे हैं कि भाई मुआशी हालात बहुत तबाह है, बहुत खराब है और उन्होंने किया है उसके सर वक्त की कमी है। अब हमें अगले पैनलिस्ट की जानिब बढ़ना होगा, उनका टेक लेना होगा। जी इससे ज़्यादा जुल्फ़िकार साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उन्होंने कल एक बता दिया साफ साफ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस सूरत हाल को अब बेहतर बनाने के लिए करना क्या है उन्होंने। अगर कुछ कर पाएंगे तो लोगों को ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस लोग जो हैं वो पहले ही जो है इत्मीनाद की जो है वो उसकी ज़रूरत है, शायद वो लूज़ कर चुके हैं कि अब आगे आने वाले दिन भी वो उनके लिए बहुत सख्त होंगे। अब मज़ीद कितना पेट्रोल कहाँ चला गया, पेट्रोल की वजह से आप देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से कितना लोगों पर जो है वो एक बोझ पड़ा, टैक्स लोग किस तरह देंगे। असल अब वक्त आ गया है कि आप अशराफिया पर टैक्स लगाएं,
जैसे IMF की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह भी रही हैं कि आप उसको उस पर टैक्स लगाएं और आम आदमी को रिलीफ दें। अगर आपने सब्सिडी देना भी है तो आम आदमी को दें। और उस पर आपने, और जो खर्चे अखराजात हैं गवर्नमेंट के, चाहे प्रेसिडेंट हाउस के हैं, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के हैं, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, इन तब सब के कर्जे आपने जितने इनके वो ज़िम्मे अखराजात हैं, उस अखराजात पे आप कट लगाएंगे। अब वो नहीं होता कि जनाब एक सेक्रेटरी के पास 5-5 गाड़ियाँ हैं, एक MPA के पास जनाब उसने गाड़ियाँ ली हुई हैं, गवर्नमेंट से गाड़ियाँ ली हुई हैं, इस पर आपको कम करना पड़ेगा। ये एक जेस्चर है, ये जेस्चर नीचे जाएगा। याद हमें आता है जुनेजो साहब का, जुनेजो साहब ने भी एक ऑस्टेरिटी ड्राइव किया था और उसके अच्छे नताइज आए थे, हालांकि सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर उसको कहा जाता है। तो बेहतर यह है कि उन चीज़ों को वो करें और SIFC के जो एक प्लेटफॉर्म है, दोस्त ममालिक से जो भी पैसा आएगा उस पर आपको वो करना पड़ेगा। अशराफिया को लाना पड़ेगा कि वो टैक्सेशन उनसे बढ़ाई जाए, रेवेन्यू वहाँ से जनरेट किया जाए। जी लगारे साहब, देखें आपके एग्रीमेंट्स ही सनतकारों के कमाल के हैं। ऑटोमोबाइल पर आप यहाँ पर गाड़ियाँ बनाते हैं, असम्बलिंग करते हैं और हज़ारों की तादाद में हमारी सड़कों पर गाड़ियाँ आती हैं। हम पता है हमारे पास हमारा ये एग्रीमेंट होता है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सस्ती बाइक्स बनती हैं लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ सस्ती कारें बनती हैं मगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये चूँकि हम उनके साथ ये एग्रीमेंट कर चुके हैं, गाड़ियाँ आप ही एक्सपोर्ट करना, हम अपने लोगों के लिए उनकी खाल उतारेंगे, और जो चीज़ यहाँ पर 1 लाख रुपए में बनेगी हम उसको 1 करोड़ में बेचेंगे या 50 लाख में बेचेंगे और बड़ा मुनाफा कमाएंगे, मज़े करेंगे। ये सारा कुछ जो है वो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करती है। फिर आप देखें ये जितने ये चल रहा है सिलसिला आपका रियल इस्टेट का, अब सारे के सारे धंधे में लगे हुए हैं और कोई नहीं देखता है कि जनाब ये इस पर भी कोई टैक्सेशन है। कोई जितने बड़े बिजनेस चल रहे हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, वो कहते हैं खबरदार मेरे पास आओगे तो मैं डंडा उठा कर खड़ा हो जाऊंगा, रोड बंद कर दूंगा, सड़क बंद कर दूंगा, टायर जलाकर आगे खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं आने दूंगा मैं। उसके बावजूद आप अगर चेक करें टैक्सेस, तो लियाकताबाद की मार्केट किसी भी पाकिस्तान की किसी भी मार्केट से ज़्यादा टैक्स दे रही है। हमारे कराची की जो मार्केट्स हैं, बोरी बाज़ार की मार्केट किसी भी बाज़ार से ज़्यादा टैक्स दे रही है। हमारी बाबर मार्केट की जो टैक्सेशन है वो कहीं ज़्यादा है। हमारे यहाँ फिर भी टैक्सेशन का एक सिलसिला मौजूद है। आप इसको और ज़्यादा वसी कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मसला ये है कि आपने अशराफिया पर कौन जाकर टैक्स लगेगा, उस पर जो स्मगलिंग करता है, ठीक, और जो अरबों रुपए की स्मगलिंग कर रहा है उस पर कौन टैक्स लगाएगा? वो तो लेकर चला जाता है और जाकर भेज देता है। आप पास तो लीगल वो भी नहीं है कि आप जाकर उससे कहें कि जनाब ये तरीकाकार कौन सा है, आप कैसे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी चीज़ें कैसे आप भेज रहे हैं बाहर के मुल्कों में, अब बाहर से मंगवा रहे हैं, तो यार आप लेजिटिमेट तरीके से। ठीक है लगारे साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत से सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपका इस पे टेक। 9 मई पे सिर्फ एक जुमला कहूँगा, डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जी मुकदमे चलने चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात मेरा ख्याल है ठीक नहीं है कि इससे पहले भी तनसीबात पे हमले हुए थे, दहशत गर्दों ने किए थे, किसी सियासी जमात ने नहीं किए थे, और ऑडियो वीडियो मौजूद है। आखिरी शख्स शफकत महमूद साहब है जिनकी ऑडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस हिस्सा नहीं बनूंगा आपका। बाकी ये तो मेरा ख्याल है तारीख का हिस्सा किसने क्या किया। अब आज आपकी बात देखें, इस वक्त सूरत सवाल के जवाब में दूसरी आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट में लग जाएंगे तो हमारी ऑब्वियसली शो का फॉर्मेट भी खराब होगा, जवाब भी नहीं आएगा। रोड मैप जो है ना, मैंने सिर्फ उनकी तस्हीह करनी थी, पीटीआई की वाई जमात है, सियासी जमात ने किया था। पीपल्स पार्टी के अहम लोग गिरफ्तार हुए थे इसमें, माजरत के साथ। देखिए ये सारी बातें किसमें गिरफ्तार हुए थे? जनरल ज़िया की तंजीम थी, बात के हवाले से तो कोई भी नहीं हुआ। अब उस तरफ जाएंगे तो बहुत ज्यादा बहस करेंगे। पीपल्स पार्टी ने किया था ये काम, ठीक नहीं है, किसी सियासी जमात ने भी किया, सिवाय पीटीआई के। अब अगली बात ये है, अगली बात ये है, दहशतगर्द तंजीम नहीं रही है, कभी भी उसकी पार्टी लीडरशिप ने ऑन नहीं किया है। हम का ये बात जो बीच में लाई जा रही है, आप उसका हिस्सा रहे हैं, आप उसकी पार्टी में रहे हैं, लेकिन वो कभी भी दहशतगर्द तंजीम नहीं रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात के तौर पर रही है। ताल्लुक नहीं था, राशिद रब्बानी थे क्या? नहीं था राशिद रब्बानी सारी जिंदगी सियासी जमातें जिनको लोग करते हैं, जो हमने नेशनल असेंबली में हुई, आज हमारे शो का माहौल भी हो गया। चले, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।